वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको मेरा गुड इवनिंग। ठीक है, आज हम लोग काव्य खंड का एक चैप्टर उषा, चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। इस उषा में हम लोग कंप्लीट व्याख्या देखेंगे, जो भी इसका व्याख्या हो सकता है। मैं आपको ओरली पूरा का पूरा सारांश बताऊंगा कि आपको सारांश लिखना कैसे चाहिए, वो एंड में बताऊंगा। ठीक है, पोयम पूरा पढ़ाने के बाद। इससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास में, देखो क्लास का फ़ायदा उठाना है, इस उषा चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। तो नो डाउट आपको एंड तक बने रहना होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये क्लास सिर्फ 15 से 20 मिनट का होगा। मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका ये उषा चैप्टर कंप्लीट है ना। तो मुझे लगता है कि इस अंत घड़ी में आपके लिए 15-20 मिनट देना इम्पॉर्टेंट होगा और देना ही चाहिए, दूसरा आपके पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कवि परिचय। सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे, कवि के बारे में जानेंगे। ठीक है, कविता के बारे में जानेंगे। और इसके बाद तब कहीं जा कर के हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन होगा, व्याख्या होगा, लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ लाइन बाय लाइन पोयम पढ़ने वाले हैं। आपको ज़रूरत हो नोट करने की तो आप नोट कर लेना। ठीक है, हिंदी आपका यहाँ मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है एग्ज़ाम में। आज से अगर काउंटिंग के सिर्फ 55 डेज आसपास रह गए हैं। ठीक है, तो इन अंत समय में मुझे लगता है कि एक रिवीजन और एक क्लास के तौर पर आप देख सकते हैं, कुछ ना से कुछ अच्छा है। मतलब अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े तो आपके पास ये अंतिम मौका है जहाँ आप पूरा का पूरा हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकायदा मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ बिल्कुल सेम मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है कि मैंने थोड़ा कम पढ़ाया है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया है। मेरा पर्पस बस इतना है कि बच्चे कहीं से भी आए, मेरे बच्चे बस 100 में पूरा का पूरा 100 लेकर के आए, 100 के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएँ। 90 ले आए, 99 ले आए, 95 ले आए, 100 ले आए। मुझे इनसे बहुत खुशी मिलेगी। बस यही कारण है कि मैं आपको क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, एक उम्मीद होगा आपसे, रिक्वेस्ट होगा छोटे भाई बहन से कि आपको जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं, ठीक है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्लासेस को एंड तक देखो और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर। मैंने बोला जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवि के बारे में। देखो इनके कवि कौन थे भाई, उषा को किसने लिखा है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। क्लियर है, पहला नंबर का पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं। नंबर 1 का पॉइंट तो यहीं से बन जाएगा कि किसने लिखा है। नंबर 2 का पॉइंट आपसे ये बनेगा कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। ये दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे कि निधन, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। जन्म स्थान क्या था शमशेर बहादुर सिंह का, तो देहरादून उत्तराखंड था। शमशेर बहादुर सिंह की माता का नाम क्या था, तो भाई माता और पिता का नाम क्या क्या था, तो प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह। प्रभुदेई माता का नाम और तारीफ सिंह पिता का नाम। ठीक है, अब देखो इनके बारे में कुछ डिटेल है। कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। ये जो तारीफ सिंह थे ये कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। ये बात याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह के शिक्षा के बारे में। भाई 1928 में हाई स्कूल में थे ये, 1931 में इंटर किए हैं। ठीक है, और 1933 में बीए किए हैं। ये आपको पूरा बात याद रखना है। देखो दो क्वेश्चन, इस छोटे से लाइन से 2 क्वेश्चन बनेगा। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हाई स्कूल में कब थे, तो 1928 में। या फिर आपसे ऐसा पूछ सकता है 1928 में वो कहाँ थे, तो भाई हाई स्कूल में थे, ऐसा पूछ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है इंटर वो कब किए थे, शमशेर बहादुर सिंह ने इंटर कब किया, तो 1931 में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है। ठीक है, और ये जो 1933 में बीए है, आपसे पूछेगा कहाँ से किए थे, तो इलाहाबाद से। क्लियर है, 1938 में इन्होंने एमए किया था। ठीक है, पूर्वार्ध अंग्रेजी से।
आगे पढ़ाई ना चल सकी, इसका आगे पढ़ाई इसके बाद एमए के बाद नहीं चल सका। ठीक है, अब इसके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ देख लेते हैं। 1929 में धर्म देवी से विवाह, मतलब इनकी पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ूँ। ठीक, आपको कमेंट करते रहना है और जो भी बच्चा क्लास देख रहा है वो क्लासेस को लाइक कर देना, मुझे ये इससे पता चलता है कि बच्चे कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। क्लियर है? चलो देखो, फिर परिवार विहीन, भाई 1929 में इनकी शादी हुई, 1929 में शादी हुई और 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर परिवार विहीन हो गए, अनिश्चित जीवन हो गया। ठीक है, परिवार विहीन मतलब परिवार छूट गया इनका। अब इनकी कुछ वृत्ति देख लेते हैं। भाई इनकी जो कुछ काम है वो है, एक है रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियाँ के संपादन के कार्य से ये जुड़े थे। याद रखना, संपादन के कार्य से जुड़े थे। किनके किनके संपादन कार्य से जुड़े थे? एक बार रिपीट कर लेना। रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियाँ के संपादन कार्य से जुड़े थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, दूसरा इनकी वृत्ति है, उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन करते थे। 1981 से 85 तक प्रेमचंद्र सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कहाँ के थे, तो भाई विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इनकी कुछ यात्राएं हैं। एक देखो, 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किए थे। आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, तो 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह कहाँ की यात्रा किए थे, तो सोवियत रूस की यात्रा। क्लियर है? अब इनके कुछ कृतियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग पकड़ इस पर बनाता है आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए। करता ये है ना, आपको 4 दे देंगे और उनमें से आपसे पूछेगा, 4 देने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन इनका नहीं है। एक तो ये पूछता है, दूसरा भाई 3 सही दे करके और 1 गलत देगा, सॉरी उल्टा इसका पूछता है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से आपसे पूछेगा कि कौन इसमें है, पहला नंबर, और दूसरा पूछता है कौन इनमें से नहीं है। ठीक है, और कौन है का मतलब है कि 3 ऑप्शन गलत होगा और 1 ही कोई सही होगा। क्लियर? और जब पूछेगा नहीं है, जब आपसे पूछेगा नहीं है, तो उस केस में बात क्लियर रखना कि कोई वहाँ पर 3 सही होगा और 1 गलत हो जाएगा, जो इनके काम नहीं होंगे। क्लियर है? तो उनमें से क्या है कृति में, 1932 से 33 में इन्होंने लिखना शुरू किया था। दूसरा सप्तक इनका पहला काम है, याद रखना, दूसरा सप्तक। फिर है कुछ कविताएं, ये नाम है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ये सब नाम है। चूका भी नहीं हूँ मैं, ये याद करते जाना, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। ये एक गज़ल है। यहाँ पे क्वेश्चन इस ऐसे भी बना देता है कि इनमें से कौन इनका गज़ल है, तो भाई सुकून की तलाश इनका एक गज़ल है। प्रतिनिधि कविताएं, ठीक है। अब ये प्रतिनिधि जो कविताएं हैं ये इनके साथ बनाया गया है, डॉक्टर नामवर सिंह के साथ बनाया गया है, ये बात याद रखना। और एक है ये सभी कविताएं डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी फुटकर रूप में प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, तो इनमें जितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं प्लीज़ 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 नहीं होता तो 2 बार रिपीट कर लेना,
ठीक है। ये वीडियो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्लासेस 15 मिनट का हो और 15 मिनट में आपका ये पोएम कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है जो पोएट के बारे में और पोएम के बारे में से पूछता है, रेगुलर पूछता है, प्रीवियस ईयर बना के देख लो आपको मिलेगा। ठीक है, आपको अगर 100 में 100 लाना है तो अपने हिसाब से अपने माइंड से पूछो कि अगर आपको बात याद है तो एक बार, लेकिन अगर याद नहीं है, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, है ना। तो अगर याद नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको ये एक बार से 2 बार देख लेना चाहिए, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। अब यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, इनका कहना है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लेपा हुआ अभी गीला पड़ा है। ठीक है, ये हुआ है। अब यहाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, अब सबसे पहले इनका लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, आपको डिटेल देना है। सबसे पहले लिखा हुआ देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है। तो ये कॉमन डिटेल है, पंक्ति चाहे जैसा भी लिख करके आपको व्याख्या करने के लिए दे दे, आपको ये वाला स्टार्टिंग वाले में बात को लिखना होगा। अब इसमें ये क्या बात करते हैं, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है, बस इतना, यहाँ तक का डिटेल आपको हर हाल में आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिटेल हर हाल में पोएम के हिसाब से जब इसका एक्सप्लेनेशन हो तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से इसकी बात करते हैं। यहाँ से देखो, कवि कहते हैं ना कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, मतलब उन्होंने सुबह सुबह का जो समय होता है उसकी तुलना एक नीले शंख से की है, ये बात याद रखना। वो कहते हैं कि सुबह सुबह का जो सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय से जो पहले का समय होता है, उस समय जब आसमान को आप देखोगे तो बिल्कुल नीले शंख जैसा लगेगा। ठीक है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, मतलब अब ये क्या कह रहे हैं कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है जो अभी गीला ही हो। सुबह सुबह के समय में जब आप देखोगे मिट्टी का चूल्हा का समय, अगर आपके घर में आज भी मिट्टी का चूल्हा हो तो सुबह सुबह सबसे पहले उठते हैं लोग, थोड़ा बहुत नेचुरल कॉल्स के बाद वो सबसे पहले अपने खाने वाले में जो किचन वगैरह होता है उसको साफ़ सफाई और चूल्हा नीपते हैं। तो सुबह सुबह जब चूल्हा नीपा जाता है ना तो वो गीला ही रहता है। तो ये इन्होंने उनकी तुलना चौका से किया है। क्लियर है, चलो यही बात मैंने यहाँ लिखा है। देखो, कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व का आसमान नीले शंख की तरह होता है, भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है जो अभी गीला ही है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन बेला सौंदर्य की सामग्री होती है, मतलब वो बहुत चीज़ों को सुंदर बनाता है ये सुबह का बेला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पंक्ति क्या कह रहा है। नेक्स्ट पंक्ति कह रहा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर भी देखो, स्टार्टिंग में आपको ये बात लिखना है, मैंने कहा ना आपको ये बात लिखना है, यहाँ तक हर बार ये बात लिखना है। ठीक है, तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट बात कहता हूँ कि कवि कहते हैं, ये आप पढ़ लेना कि इसमें क्या लिखा है, जो भी मैंने बताया वही लिखा है। ठीक है, तो अब कवि यहाँ से क्या कहना चाहता है, कवि यहाँ से कहते हैं कि भोर का जो आसमान होता है वो राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है, और जब ऐसा होता है ना तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने एक लाल केसर होता है। आपको पता होगा लाल केसर को अगर आप हाथ में लेकर के और हल्का सा एक बूंद पानी डालेंगे ओरिजिनल केसर को लेकर के, तो वो हाथ जितने दूर में पानी फैलेगा उतने दूर को महकाएगा तो अलग, साथ में लाल भी कर देगा। तो ये तुलना उन्हीं से कर रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे किसी ने लाल केसर वाली सील को धो दिया गया हो, लाल केसर वाली सील को धो दिया गया हो। सील का मतलब होता है सिलबट्टा, ठीक है, जिस पर लोग मसाले पीसते हैं। तो भाई उसको ना लाल केसर वाला सिलबट्टा है, उसको धो दिया हो किसी ने, मतलब लाल लाल हो जाएगा, लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर केसर को हाथ में लेकर के और धो दो, हल्का सा 2 बूंद पानी डालो, तो भाई उससे क्या होगा,
उससे होगा ये कि आपका हाथ तो महकेगा ही महकेगा, साथ में वो उसका रंग भी छोड़ जाएगा। यही बात सिलवट्टे पर भी होता है, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है, देखो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया गया हो। लाल खड़िया चौक बचपन में जब हम लोग स्लेट पर लिखा करते थे तो एक लाल टाइप का चौक आता था जो हल्का हल्का लाल चलता था। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी ने उसे उसी से चौक से मल दिया हो। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये पंक्ति समझा पाए होंगे। एक बार मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से खुद से ये पढ़ना चाहिए रोक करके वीडियो। ओके, ये देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। भाई आगे पंक्ति में ये कवि कहते हैं कि एकदम नीला पानी है। नीला पानी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब आप उसमें खड़े होगे ना तो आपका पूरा का पूरा जो देह है, पूरा का पूरा शरीर है, ऐसे लगेगा ऐसे ऐसे झिलमिल झिलमिल हिल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे हिलता है पानी में, है ना। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। देखो कवि कहते हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा हो, और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो और उसके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैल रहा हो, है ना। वो पानी में भी दिखाई देता है उसका शरीर, कोई भी इंसान का शरीर पानी में भी झिलमिल झिलमिल सा दिखाई देता है। क्लियर है? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार आप रिपीट मार लेना। ये आपका शायद अंतिम पंक्ति है। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ कहता है कि ये जो अभी जादू चल रहा था ना, इतना सुंदर दृश्य था, वो जादू अब ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है भाई? क्योंकि उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूरज उग रहा है। देखो यहाँ तक मैंने वही लिखा है भाई। प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर द्वारा रचित, यहाँ रचित है, रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है, ठीक है, और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है, लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की जो लालिमा होती है और जो नीलिमा होती है, अब सूरज उग जाएगा तो गायब हो जाएगा ना, तो शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। क्लियर है? चलिए आज का आपका ये सेशन यहीं समाप्त होता है। ठीक है, मैंने इसका कंप्लीट पोएट बैकग्राउंड आपको दे दिया, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्लासेस आपकी हो सकती है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि इंग्लिश क्लास मैं लेता हूँ और एक क्लास लेता हूँ हिंदी की। हिंदी का क्लास मैं लेता हूँ 6 बजे और इंग्लिश का क्लास लेता हूँ 7 बजे। तो अभी से कुछ दिनों तक, मतलब करीब 1 सप्ताह तक आप एडजस्ट करना। 1 सप्ताह तक हो सकता है ऐसा कि आपको जो क्लासेस मिलेगा ना, वो या तो हिंदी का एक क्लास मिल जाएगा, या तो इंग्लिश का एक क्लास मिलेगा, या तो हिंदी का एक क्लास मिलेगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि दोनों क्लास आपको एक साथ ना मिल पाए एक दिन, और ये कब तक चलेगा? तो अगले 7 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये 7 दिन आप एडजस्ट करोगे, मुझे समझोगे कि मुझे भी थोड़ा सा काम हो सकता है, जिसके कारण से आपको ये बाकी की क्लासेस एक अल्टरनेट पे मिल रही है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर 7 दिन के बाद मैं आपका 3-3 क्लास करके भी जो हिंदी वगैरह हो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। वैसे ज़रूरत नहीं है, 50 डेज़ इनफ है चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए। 50 दिन अभी भी आपके पास है, और 50 दिन मुझे लगता है बहुत है। आप इतने में बहुत आराम से धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लेंगे। आप हिंदी इंग्लिश बस घर में आपको रिवाइज़ करना है, मेरे अनुसार जैसा मैं कहूँगा उस हिसाब से आपको बस रिवाइज़ करते रहना है। ठीक है, और साथ के साथ ये जो हिंदी के लिए मैं आपसे मांगता हूँ 20 मिनट, 20 से 30 मिनट आप हिंदी के लिए दे दिया करो, और इंग्लिश के लिए 30 से 45 मिनट दे दिया करो। इसके अलावे आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है और ना ही हिंदी पढ़ना है। मैं क्लासेस में अगर कहूँ कि आपको पढ़ना चाहिए तो पढ़ो, अगर मैंने कुछ नहीं ऐसा नहीं बोला है तो आप चुपचाप सिर्फ क्लास अटेंड करो और कॉपी किताब बंद कर दो। आपको पढ़ना, फोकस किस पर अब आपका होना चाहिए? स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना है यहाँ से फिजिक्स, आपको फिजिक्स पर फोकस रखना है, आपको केमिस्ट्री पर फोकस रखना है, आपको अपने बायो या तो मैथ पर फोकस रखना है,
क्योंकि नंबर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी नहीं देगा, ये तीनों भी देंगे और ये तीनों में बच्चों को नंबर उठाने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो आप अपना टोटल फोकस इस पर लगाओ, बस आप मेरे क्लास के साथ जुड़े रहो, मैं आपका हिंदी इंग्लिश देख लूँगा। क्लियर है? चलो फिर इसी उम्मीद के साथ कि आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे मेरे इस क्लास को। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।